इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी सूर में रहकर सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत है। हेलो दोस्तों, करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये हम लोग के जीएस बूस्टर का 22वां सेट है। इससे पहले अभी तक हमने 21 सेट कंप्लीट किए हैं। तो यदि आप उस सभी सेटों को नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से उस सेट को देखें, जिसको देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल निश्चित रूप से कुछ ऊंचाई तक उठेगा और आप जीएस को भली भांति समझने लगेंगे। साथ ही साथ यदि आप विविध टॉपिक पर वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो ऊपर में आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या चाहे चैनल पर विजिट करके आप वहां से प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और वहां से सारे लेक्चर की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर है। साथ ही साथ मात्र 24 घंटे में किस प्रकार से आप बिहार दरोगा की तैयारी करेंगे उसका लेक्चर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। दांत का मंदिर बौद्ध धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। बौद्ध का तीर्थ स्थान है और ये श्रीलंका में स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है, जो दूसरी सदी पूर्व के आसपास बनी हुई मानी जाती है। फॉरेस्ट ऑफ मैग्नेलिया किसको ये एक जंगल है, कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो चंपारण में। चंपारण दो चीज़ से बना हुआ है, एक है चंपा और दूसरा है अरण्य। अरण्य का मतलब है तो जंगल, और चंपा का एक फूल है जिसका नाम मैग्नेलिया बोला जाता है। इसीलिए फॉरेस्ट ऑफ मैग्नेलिया किसको बोला जाता है, चंपारण। चंपारण बिहार में है। यहीं से गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरुआत किए थे। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, और ये ज्वालामुखी क्या होता है कि इसमें से उद्गार होते रहते हैं। लावा, राख और आग के गोले, ये सारे चीज़ उद्गार होते रहते हैं। इसके साथ साथ जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में होता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रथम लोकपाल किसको नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर DK जैन को नियुक्त किया गया है। मृदा क्षरण की सर्वाधिक समस्या किस प्रदेश में आपको देखने को मिल सकती है, तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में आपको जो है मृदा क्षरण की सर्वाधिक समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपको कहाँ पर ग्लोब पे मिलेगा, या हमारे पृथ्वी पर। तो ये हमारा क्या है, ये पृथ्वी है। और ये जो बीचों बीच खींचा गया ये विषुवत रेखा हो गया। विषुवत रेखा के 23 डिग्री उत्तर में और 23 डिग्री दक्षिण में जो क्षेत्र पाए जाते हैं उस क्षेत्र को ही उष्णकटिबंधीय। और ये वाला जो क्षेत्र आपको देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र जितने भी आप देख रहे हैं, ये सारे के क्षेत्र कौन सा क्षेत्र हो गया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो मृदा क्षरण अर्थात मिट्टी का सर्वाधिक क्षरण इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकता है, और ईस्ट और वेस्ट में कम, और ये मध्य वाले भाग में सर्वाधिक देखने को मिल सकता है। प्लानेट 9 ये क्या है, प्लानेट 9 क्या है, ये बाहरी सौर प्रणाली में स्थित एक बड़ा बर्फीला एक ग्रह है। ग्रह ही माना जाता है, ग्रह के तुल्य माना जाता है। तो प्लानेट 9 क्या है, बाहरी सौर प्रणाली का एक बर्फीला ग्रह है। ये मित्र मेला 1902 ईस्वी में BD सावरकर ढाका में इसका जो है स्थापना किया गया था। इस पर जब सरकार का अर्थात अंग्रेज का बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, तो इसको बंद करके इसी के स्थान पर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया गया, जो आगे चलकर जिससे खुदीराम बोस हमारे 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर आके लॉर्ड किंग्सफोर्ड पर बम फेंके थे, वो BD सावरकर के अभिनव भारत या मित्र मेला से ही संबंधित थे। केंद्र सरकार के बजट में सर्वाधिक व्यय, सबसे ज़्यादा व्यय किस चीज़ में आपको केंद्र सरकार को चुकाना पड़ता है उसके बजट में, तो ब्याज को भुगतान करने में सर्वाधिक व्यय उसको हो जाता है। अर्थात भारत सरकार विभिन्न जगहों से जितने ब्याज लिए हैं उसमें उनको ब्याज चुकाना पड़ता है, और उसमें सबसे ज़्यादा खर्च होता है। वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। सर्वाधिक वायुदाब, कम वायुदाब किस ऋतु में होता है, ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम वायुदाब होता है। उच्च तीव्रता भूकंप वाले क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो सबसे पहले ये जानना है कि जिधर का क्षेत्र, जिस जगह का भूमि कमज़ोर होगा, लचीला होगा, दलदली क्षेत्र में होगा, वहाँ क्या होगा, भूकंप होगा। और जिधर का क्षेत्र थोड़ा सा कठोर होगा, वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर भूकंप की समस्या या भूकंप कम आने की संभावना रहती है। तो चलिए हम आपको दिखलाते हैं डायरेक्ट ग्लोब पर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और ये हमारा प्यारा भारत यहाँ पे दिखाई दे पड़ रहा होगा। और यहाँ पे जब आप थोड़ा सा आएंगे तो ये वाला क्षेत्र आपको सबको पता होना चाहिए कि ये इस वाले क्षेत्र में क्या था, कभी न कभी टेथिस सागर था। क्या था, टेथिस सागर था इस वाले क्षेत्र में। ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। दोनों बीच में भूस्थल नीति के कारण क्या हुआ कि दोनों अलग अलग हो गए। पहले ये दोनों एक ही साथ था, और ये टूटने के बाद गोंडवाना लैंड से जो है अमेरिका अफ्रीका वगैरह टूट के अलग हो गया। तो यहाँ पे तो सागर था। तो सागर वाले क्षेत्र में तो ये वाला जितने भी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले क्षेत्र क्या है, थोड़ा सा मतलब इधर नहीं, इधर थोड़ा ज़्यादा हो गया। मतलब ये वाले क्षेत्र हिमालय के साइड वाला क्षेत्र में आप जाएंगे तो ये थोड़ा दलदली क्षेत्र है। इसीलिए इस क्षेत्रों में और इस क्षेत्रों में भूकंप आने की सर्वाधिक संभावना होती है।
लेकिन जब आप बात करेंगे इस वाले क्षेत्र में तो ये कठोर चट्टान पर बना हुआ भारत का एरिया है। ये वाला जितने भी यहाँ पर चट्टान दिखाई दे पा रहा होगा, ये कठोर चट्टान का जो है भाग है। तो यहाँ पर भूकंप आने की संभावना कम रहती है। तो वही बात आपके क्वेश्चन में पूछा रहा है कि सर्वाधिक भूकंप आने की संभावना कहाँ है। तो हम इस क्षेत्र में देख लेंगे कि इसके साइड में जो भी राज्य बसा होगा, जो भी शहर बसा होगा, वहाँ पे ज़्यादा भूकंप आएगा। लेकिन ये तो कठोर चट्टान है, यहाँ पे भूकंप कब आएगा। तो सबको पता है कि उत्तरांचल ऊपर में ही है। उत्तराखंड को उत्तरांचल बोला जाता है, हिमालय के साइड में। और कच्छ का रण, ये यदि आप कुछ इस प्रकार से देखोगे, भारत हमारे इस प्रकार से है और इस प्रकार से यहाँ पे ऊपर में जाता है। तो यहाँ पे कच्छ का रंग दलदली है, तो ये भी भूकंपीय क्षेत्र में है। और ये कांगड़ा घाटी, ये कांगड़ा घाटी कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ये सारे के सारे क्या है, भूकंपीय क्षेत्र। लेकिन जब हम बात करेंगे कर्नाटक या तमिलनाडु का, तो वो उसको हम भूकंपीय क्षेत्र में नहीं ले सकते हैं। भूकंप वहाँ पे आने की संभावना कम है। इसलिए आप कभी भी किसी भी न्यूज़ में नहीं सुनोगे कि आज केरल में बहुत ज़्यादा भूकंप हो गया। हाँ, ये निश्चित रूप से सुनोगे कि केरल में आज तूफान चक्रवात निश्चित रूप से तबाह करता है, लेकिन भूकंप से नहीं करता। यही एकमात्र कारण है। नेक्स्ट हम लोग का है कि सर्वाधिक चीनी के उत्पादक राज्य कौन। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु। ये तीनों राज्य शीर्ष पर है चीनी उत्पादन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में और 1881 ईस्वी में लगातार जनगणना हुआ। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि किस ऐसे गवर्नर जनरल को जो भारत में मारा गया था, जिसकी मौत हुई थी भारत में, जिसको मार दिया गया था, लॉर्ड मेयो को। इसकी मौत जो है अंडमान में शेर खान के द्वारा, जो है वहाँ का लोकल निवासी था, उसके द्वारा किया गया था, शेर खान के द्वारा। तो एकमात्र ऐसे हैं जिसको मौत के घाट उतारा गया था, लॉर्ड मेयो को। नेक्स्ट है हम लोग का, भारत की जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों को दूर करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे। तो एक विधि का नाम है आसवन विधि, या चाहे डायरेक्ट ऑप्शन में आसवन नहीं रहेगा तो आप उबाल कर भी कर सकते हैं। तो ये आसवन विधि के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं कि अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को आप आराम से दूर कर सकते हैं। जिसमें क्या है कि आसवन विधि में क्या करता है, जल को इतना उबाला जाता है कि वो वाष्प में बदलने लगता है, और इस प्रकार से अस्थायी और अस्थायी दोनों कठोरता क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। एक पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस 1904 ईस्वी में ICS की परीक्षा में चौथा रैंक लाया। उसके बाद जो है उन्होंने इंडियन स्ट्रगल के लेखक पुस्तक को लिखा। नेक्स्ट है कि कुछ पुस्तक जिसका जो है फारसी में अनुवाद किया गया था। तो एक मुगल साम्राज्य के सबसे अच्छे राजा थे, उसका नाम था अकबर। उन्होंने अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई, जिसमें विभिन्न प्रकार के पुस्तकों का फारसी से संस्कृत में और संस्कृत से फारसी में अपना अनुवाद करवाया था, मतलब करवाने का काम करवाया था। तो उसी में अनवर ए सुहैल, ये पंचतंत्र का जो है फारसी में अनुवाद किया गया था, किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। रज्मनामा, ये महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद था, ये किसके द्वारा, बदायूनी के द्वारा। आप कमेंट में हमको ये बताइए कि सिर ए अकबर, ये किस पुस्तक का, सिर ए अकबर किस पुस्तक का अनुवाद है और इसको किसने किया था। पैरीहीलियोमीटर से क्या मापा जाता है, तो सोलर रेडिएशन का मापन किया जाता है पैरीहीलियोमीटर से। सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचता है, तो केरल में। अब चलिए हम आपको एक बार फिर से दिखलाते हैं कुछ चीज़ें। अब ये मानसून क्या होता है कि मानसून उसको बोलते हैं जहाँ पर एक ही प्रकार के मौसम नहीं पाते हैं, मौसम बदलते रहते, उसको हम मानसून कहते हैं। जब आप इस अपने भारत को ध्यान से देखोगे तो ये भी जितने भी आपको यहाँ पे नीचे में नीला दिखाई दे रहा होगा, ये सारे के सारे समुद्र है। इसके नीचे में कहीं दूर दूर तक आपको देश नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। जब आप यहाँ पे आओगे तो ये डायरेक्ट आप क्या करेंगे कि दक्षिणी ध्रुव पर ही पहुँच जाएंगे। तो एकमात्र भारत ही ऐसा है कि इतना बड़ा उसको समुद्र में मिला है। और होता क्या है कि जब इस साइड से इधर से कहीं से भी हवा चलता है, तो यहाँ पे हवा को रोकने का दूर दूर तक पूरे समुद्र में कुछ नहीं है। और इस क्या करता है, हवा जब समुद्र के ऊपर से गुजरता है और ऊपर से गर्मी रहता है, तो वाष्पीकरण होता है पानी का। और पानी क्या होता है कि वाष्प की क्रिया द्वारा हवा में रहता है जल वाष्प के रूप में, और इस प्रकार से यहाँ पे पहुँचता है। और यहाँ पे हमारे केरल किस साइड में है, तो यहाँ पे कुछ केरल है और ये ऊपर में महाराष्ट्र है। यहाँ पे जो है तो सबसे पहले भारत में जो है कहाँ पर पहुँचते हैं मानसून, सबसे पहले यहाँ पे पहुँचती है केरल में। और इस प्रकार से होते हुए मतलब 1 जून को केरल में पहुँचती, 15 जून को केरल में पहुँचती है, और यहाँ से पहुँचते हुए सीधे जो है यहाँ पर पूरे भारत में यहाँ तक आती है। और पूरे भारत में 15 जून तक या 15 जून तक पूरे भारत में वर्षा करवाती है। भारत में वर्षा 2 कारणों से होता है। एक तो हो गया कि मानसून के 2 प्रकार होते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। और यहाँ मानसून यहाँ पे जो केरल में जाते हैं ये दक्षिण पश्चिम मानसून, और एक उत्तर पूर्व मानसून होता है, यहाँ पे उत्तर पूर्व मानसून यहाँ से चलता है। और भारत में एक कारण से और वर्षा होती है,
भूमध्य सागरीय वायु से। भूमध्य सागरीय चक्रवात यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं कुछ कुछ यहाँ पे नीले रंग का, ये भी समुद्र है, भूमध्य सागर इसको बोला जाता है। तो यहाँ से जो हवा चलते हैं यहाँ पे भी पानी का वाष्पीकरण होता है, सॉरी वाष्पोत्सर्जन होता है और वाष्पीकरण होता है, और धीरे धीरे जब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हिमालय पर्वत से टकरा कर ये दो धारा में इस प्रकार से बढ़ जाता है। एक धारा इधर चलने लगता है, एक धारा इधर, और इस धारा से क्या होता है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, थोड़ा बहुत यहाँ पे राजस्थान और बिहार में पटना तक इससे वर्षा होती है। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मांसपेशी को जोड़ने वाले हड्डी को क्या बोलते हैं या ऊतक को क्या बोलते हैं? तो उसको टेंडन बोला जाता है। यहाँ पे दो वर्ड लिखा हुआ है, ये टेंडन और लिगामेंट्स। इस चीज़ को बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते रहते हैं। यहाँ पे BBL और यहाँ पे MBT, ये चीज़ें हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे। बी का मतलब जब आपको बोन और बोन मतलब हड्डी और हड्डी को जोड़ेगा तो आपको लिगामेंट बनेगा, BBL याद रखना है। और MBT जब आपको मांसपेशी को और बोन को जोड़ेगा तो यहाँ पे टेंडन बनेगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि मांसपेशी और हड्डी को जोड़ेगा तो क्या बनेगा, टेंडन। तो इन दोनों टर्म को यहाँ पे याद रखना है, BBL और MBT। यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा, है तो चीज़ हल्का, लेकिन क्या होता है कि कन्फ्यूजन बहुत बार हमको हो जाता है। नेक्स्ट है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ये किसके साथ, ये मोहम्मद गोरी के साथ जो है भारत आए थे और 1192 ईस्वी में आके ये सबसे पहले क्या किए, अजमेर में जहाँ के राजा कौन थे, पृथ्वीराज तीर्थ, वहाँ पे जाके बस गए और चिश्ती परंपरा का जो है यहाँ पे उन्होंने फैलाव किया और चिश्ती परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। और यहाँ पे इनके बसने का विरोध पृथ्वीराज तृतीय किए, लेकिन उनका कोई माना नहीं। 1192 ईस्वी में उनकी हार होने के बाद ये संपूर्ण रूप से बहुत आराम से वहीं पर रहने लगे और वहीं से पूरे भारत में क्या किए, मुस्लिम का प्रचार किया। क्वेश्चन आप कमेंट में हमको ये बताइए कि बिहार में आने वाले सर्वप्रथम कौन सा मुसलमान था जो बिहार में आकर मुसलमानों को फैलाया? आप कमेंट में निश्चित रूप से बताइए। अस्थाई बंदोबस्त ये क्या चीज़ है? ये अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा भारतीय किसानों से भारतीयों से कर वसूलने का विभिन्न प्रकार के नीति लाए थे। उन्हीं नीति के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त क्या होता है, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ये तीनों चीज़ के बारे में हम यहाँ पे अभी डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस जी के द्वारा लाया गया था। जी इसको मत बोलिए क्योंकि अंग्रेज जी बोलने लायक ही नहीं थे। सबसे पहले 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था और आगे चलकर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट भी इसमें सम्मिलित हुए थे। और सबसे पहले इसमें क्या था कि इसको इस्तेमारी और मालगुजारी भी इसको कहा जाता है। और इसका जो है इसमें एक कानून लगाया था, सूर्यास्त कानून। किसमें? तो अस्थाई बंदोबस्त में। यदि आप शाम तक कोई भी किसान या कोई भी आदमी जो है कर नहीं पूरा करता था तो शाम के समय में उसके ज़मीन को नीलाम करके किसी न किसी को बेच दिया जाता था। और संपूर्ण भारत में ब्रिटिश का जितना भी अधिकार था उसके 19% भाग पर क्या था, 19% भाग पर क्या था, अस्थाई बंदोबस्त था। और इसमें कर जो था 10/11% जो है कर लिया जाता था, अर्थात जो है 11 भाग में 10 भाग कर लिया जाता था। और ये कहाँ कहाँ पर लागू था? ये आपके बंगाल में लागू था, बिहार में लागू था, उड़ीसा में लागू था और बनारस में लागू था। थोड़ा बहुत उत्तरी कर्नाटक में भी ये लागू था। और इसमें होता क्या था कि एक जमींदार को जो है उसमें मालिक बना दिया जाता था। और जमींदार क्या करता था कि छोटे छोटे किसान जो उसके खेतों पर खेती करते थे उससे वसूली करके फिर अंग्रेजों को जमा करते थे। और जो जमींदार जिस दिन का टाइम दिया रहता था लास्ट टाइम में यदि जमा नहीं कर पाते तो सूर्यास्त कानून के तहत उसके ज़मीन को नीलाम करके बेच दिया जाता था। नेक्स्ट हम लोग का है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसको सर्वप्रथम कर्नल रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा जो है लाया गया था। 1792 ईस्वी में इसको लाया गया था। 1792 ईस्वी में कर्नल रीड और बाद में इसको आगे बढ़ाया था 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो। ये संपूर्ण अंग्रेजों के जितने भी भारत पे कब्जा था 51% भाग पर, अर्थात सबसे अधिक भाग पर कौन सा था? रैयतवाड़ी व्यवस्था था। और इसमें जो है डायरेक्ट किसान से, इसमें बिचौलिया किसी को नहीं बनाया गया। क्या किया कि डायरेक्ट किसान से वसूला जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। और कितना वसूला जाता था? 3/10 भाग बोला जाता, अर्थात थोड़ा बहुत किसान को यहाँ पर राहत मिला, मतलब 10 भाग में 3 भाग जो है अंग्रेजों को देना पड़ता था। और ये कहाँ कहाँ लागू था? रैयतवाड़ी व्यवस्था था मद्रास में, उसके बाद कहाँ था? मुंबई में, और उसके बाद कहाँ था? थोड़ा बहुत असम में। ये 3-4 जगह पे क्या था? रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। नेक्स्ट हम लोग का महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था, जो पूरे संपूर्ण भारत पे जितने भी अंग्रेजों का अधिपत्य था उसमें 30% भाग पर इसको जो है लाया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यहाँ पे ये बात देखने वाले हैं, इसमें कितना वसूला जाता था। तो इसमें जो है इसमें 3/10 वसूला जाता था, और सॉरी उसमें 1/3 वसूला जाता था। और इसमें क्या करता था? महलवाड़ी में क्या करता था? गांव के एक मुखिया को चुन लिया जाता था और सर्वप्रथम क्या करता था? गांव के मुखिया जो है संपूर्ण गांव से अपना कर चुनकर और
अंग्रेज सरकार को देते थे और ये इस प्रकार से काम चलता था। तो ये था 3 प्रकार के सरकार की नीति जो कहीं न कहीं भारतीय किसान की स्थिति को और दयनीय करती थी। नेक्स्ट हम लोग का है सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, ये तीनों राज्य। और एक बात और याद रखिए, क्वेश्चन में यदि देखा कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अंशदान का योगदान करता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो उत्तर प्रदेश को मारेंगे। ये कुल्लू घाटी क्या है? कुल्लू घाटी ये मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय को जो है के बीच में स्थित एक घाटी है जिसको कुल्लू घाटी बोला जाता है। तो चलिए हम आपको दिखलाते हैं कि कहाँ पर पड़ता है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी पड़ता है। जब आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक मिनट, ये भारत हो गया। और हुआ क्या कि कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा दिया गया है। हिमालय पर्वत कुछ इस प्रकार से है, आपको पुस्तक में उस प्रकार से दिखाई नहीं, मतलब यहाँ से हिमालय पर्वत शुरू होता है और हिमालय पर्वत ऐसा नहीं है कि एक ही है, मतलब इस प्रकार से एक तो चल गया, इसको महान हिमालय बोलते हैं, फिर दूसरा इसको मध्य हिमालय बोलते हैं, और फिर ये तीसरा होता है इसको शिवालिक पर्वत बोलते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि कुल्लू घाटी कहाँ है, तो कुल्लू घाटी ये जो है मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। और इसका जो है ये इसको सबसे बाहरी भाग ये मध्य भाग और ये सबसे अंत भाग इसको मानते हैं हम लोग। कुल्लू घाटी कहाँ पर? मध्य हिमालय तथा शिवालिक में। बिहार शरीफ मुसलमानों के तीर्थ स्थल के लिए रूप में जाने जाते हैं और ये प्रसिद्ध किस लिए? यहाँ पे संत पीर मखदूम शाह शरफुद्दीन का जो है क्या है, यहाँ पर यहीं पर उनका मृत्यु हुआ था। इनका संबंध यहाँ से था बिहार शरीफ से। नेक्स्ट है राज्य के खर्च पर हज करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है सोमालिया, जिबूती और यहाँ पे इथोपिया। अब हम आपको ले चलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के दिखाने। आप यहाँ से बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति एक लगता है कि किसी न किसी भैंस या चाहे बैल का सींग जिसको बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं, उस टाइप से यहाँ पे ये लगता है। तो यहाँ पे जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसी को बोला जाता है। यहाँ पे क्या है? सोमालिया, इथोपिया और जिबूती भी कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, जिबूती। ये 3-4 देश यहाँ पे जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित है, इसी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। उम्मीद करते हैं कि बात आप समझ गए हों। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ होता है? यकृत में होता है। याद रखना है, जब हम कठिन परिश्रम करते हैं तो यही ग्लाइकोजन टूट कर जल्दी टूट कर हमको ऊर्जा प्रदान करता है। सर्वाधिक ऊंची झरना कहाँ पर है? कुचिकल, ये कर्नाटक में स्थित सर्वाधिक ऊंची झरना, भारत की सबसे ऊंची झरना है। पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? कलीमुल्ला खां के द्वारा 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग का जो वहाँ पे क्या हुआ था, अधिवेशन जो हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें जो है कलीमुल्ला खां के द्वारा पाकिस्तान का जो है पृथक किया गया था। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि पाकिस्तान को 3 प्रकार से विभाजित करने का बात किया गया था। हम आपको बताते हैं, हम लोग केवल बढ़ते जाते हैं लेकिन ये बात नहीं जानते हैं कि यहाँ पे जो है पाकिस्तान में भी क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान में भी क्या है, इस प्रकार से कुछ पंजाब है, इसको बोलते हैं पूर्वी पंजाब, फिर पश्चिमी पंजाब, फिर इसको बोलते हैं कि पूर्वी बंगाल, इसको बोलते हैं पश्चिमी बंगाल। और इसके साथ साथ यहाँ पे सिंध को उन्होंने लिया था। मतलब पाकिस्तान का बंटवारा उन्होंने ये कह कर लिया था कि हमको बांग्लादेश, मतलब आधा बंगाल चाहिए पूर्वी बंगाल, आधा पंजाब चाहिए पश्चिमी पंजाब। उसके साथ साथ इस पश्चिमी पंजाब से हम पूर्वी बंगाल जाने के लिए बीच में जो रोड चाहिए, ये बीच वाला रोड चाहिए, ये रोड भी हमको दो, और ये मेरा रोड होगा, इस पर तुम लोग नहीं चलोगे। तो इस प्रकार से पाकिस्तान का मांग किया गया था और मान भी लिया गया था। और लास्ट तक ऐसा नहीं हुआ कि बीच में इस रोड को नहीं बनने दिया गया। और 1972 ईस्वी में क्या हुआ कि बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान से, और इस प्रकार से अभी वर्तमान में पाकिस्तान यहाँ पर है। तो वही बात है कि 1940 में कलीमुल्लाह के द्वारा इस प्रकार का मांग किया गया। बिहार की जलवायु कैसी है? बिहार की जलवायु मानसूनी की जलवायु, अर्थात मानसून आने और जाने, मतलब एक प्रकार का जलवायु नहीं रहता है। ये लीमा क्या है? लीमा मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि को ही आधुनिक देवनागरी के रूप में विकसित कर दिया गया है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से? और 1730 में राजस्थान से जोधपुर जिला से हुआ था, और वर्तमान में आधुनिक में यहाँ पे कहाँ से? उत्तराखंड से हुआ था। प्रथम भारतीय जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। और यहाँ पे एक चीज़ और, ये क्या कहते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय तो दादा भाई नौरोजी, ब्रिटिश भारतीय
का चुनाव जीते थे और लड़ने वाले कौन थे? तो WC बनर्जी। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? बरखोसियांग है, ये साइबेरिया के रूस में स्थित है। गोल्डन चावल में बीटा कैरोटीन जो विटामिन ए से भरपूर रहता है और इसको कौन सा देश डेवलप किया है? तो अमेरिका देश इसको डेवलप किया है। तलचर ये उड़ीसा में स्थित है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर तांबा ये है? खेतरी राजस्थान में। कुद्रेमुख ये कर्नाटक लोहा के लिए प्रसिद्ध और जवाहर खान चांदी के लिए प्रसिद्ध है। मुक्त व्यापार क्षेत्र क्या होता है? वैसा क्षेत्र जहाँ पर आयात निर्यात पर कोई शुल्क नहीं देना होता है। भारत में 8 प्रकार के मुक्त व्यापार क्षेत्र पाए जाते हैं और ये जो मुक्त व्यापार क्षेत्र मुख्यतः जहाँ पर बंदरगाह होते हैं वहीं पर आपको देखने के मिल सकते हैं, क्योंकि वहीं से ज़्यादा इंटरनेशनल व्यापार हमारे भारत में होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि बांग्लादेश की मुक्ति पाकिस्तान की सेना समर्पण किया था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना समर्पण कर दिया था और जनवरी 1972 में पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश कर दिया गया है और तब से आज तक क्या है? स्वतंत्र लोकतंत्र के रूप में ये देश धीरे धीरे क्या है? विकास कर रहा है। गंगा सागर द्वीप और न्यू मूर द्वीप ये कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये न्यू मूर द्वीप आधा क्या है? इंडिया में है और आधा क्या है? बांग्लादेश में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि गंगा सागर द्वीप कहाँ है और न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कहाँ पर है गंगा सागर द्वीप, और आप यहाँ पे आसान से देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये गंगा सागर द्वीप है। और ये वाली जो नदी है, ये वाली हुगली नदी है। ये वाली कौन सी नदी है? ये वाली यहाँ से नदी हुगली नदी है। और जब आप थोड़ा सा और आगे आ जाएंगे तो यहाँ पे इसके आसपास में कहीं न कहीं न्यू मूर द्वीप भी है। तो दोनों गंगा सागर द्वीप और न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। एक रोग है मिनी माता रोग। ये मिनी माता रोग ये पारा के कारण होता है और यहाँ पे क्या है? ये किस प्रकार से फैलता है? ये प्रदूषित जल से फैलता है। उस प्रकार के जल में, उच्च सांद्रता वाले जल में जो मछली होती है, उस मछली में जो पाई जाती है, मछली को खाने से जो है, उच्च सांद्रता वाले जल में जो पाए जाते हैं उसको खाने से जो होता है मिनी माता रोग होता है। और इससे क्या होता है कि मांसपेशियाँ कमज़ोर होता है, आदमी में अंधापन होने लगता है। इसके साथ साथ और भी विभिन्न प्रकार की कमजोरियाँ एक साथ आपको होने लगती है। अशोक का अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। स्वदेश वाहिनी के संपादक रामकृष्ण पिल्ले है। कल्हन के रजत रंगिनी जिसका इतिहास कश्मीर से है, जोनराज और श्रीवर के द्वारा आगे बढ़ाया गया था। उष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन है? पारा में। आपको पता है कि आप थर्मामीटर जो यूज करते हैं उसमें पारा का उपयोग करते हैं। बिहार में लाल मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है? आपको पता है कि कुछ इस प्रकार से बिहार है और इसके बीचों बीच जो है क्या होता है? इसके बीचों बीच क्या है? गंगा नदी बहती है। गंगा नदी के दक्षिण में क्या है? लाल मिट्टी आपको देखने को मिल सकती है। और भारत का जो ध्वज गीत है श्यामलाल गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया है भारत के ध्वज गीत। तो दोस्तों ये था हम लोग के 50 क्वेश्चन का सीरीज और उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखे होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।